Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे रीजन्स ग्रोथ ऑफ एमएनसी कंपनी के बारे में। मतलब जो एमएनसी कंपनी रहती है उसके ग्रोथ के कौन कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर क्या किया था, आई होप कि आपको याद होगा कि एमएनसी कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एमएनसी कंपनी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। देन इसके बाद में क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएनसी कंपनी के बारे में बात किए थे कि जो एमएनसी कंपनी रहती है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके बारे में पढ़ा था। देन थर्ड टॉपिक जो कवर किया था वो क्या किया था, ऑब्जेक्ट ऑफ एमएनसी कंपनी के बारे में। मतलब जो एमएनसी कंपनी रहती है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में हमने डीपली में अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एमएनसी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो सो लेट स्टार्ट। इसका जो हम देखते हैं कि रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एमएनसी कंपनी का जो पहला रीजन है वो क्या है, ग्लोबल मार्केट एक्सपांसन। ग्लोबल मार्केट एक्सपांसन की मीनिंग क्या रहती है, जो एमएनसी कंपनी रहती है वो क्या करती है, अलग अलग कंट्री में मार्केट ग्रोथ करने के लिए या मार्केट बढ़ाने के लिए ग्रो करती है। जिससे क्या रहता है, वो अलग अलग मार्केट में ग्रो करती है, जिससे कि अगर एक मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो जाती है तो जो दूसरी कंट्री रहती है उसमें क्या रहता है कि वो कंटिन्यू चलता रहता है। उस प्रोडक्ट की जो मांग है वो क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है, जिसके आपका मार्केट का लेवल है जो बराबर या इक्वली बना रहता है, जिससे एमएनसी कंपनी को ग्रोथ करने में बेनिफिट्स होते हैं या ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, जो दूसरा इसका रीजन है वो क्या है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एमएनसी कंपनी के कैसे ग्रोथ का रीजन है। एमएनसी कंपनी जो रहती है वो वही देश में अपना प्रोडक्शन करती है जिस देश में क्या रहता है, उसको जो लेवल रहता है वो क्या रहता है, सस्ता होता है। देन आपका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत आसानी से मिल जाता है और टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसी कंपनी में जो एमएनसी कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन करती है। कहने का मतलब ये रहता है कि लो ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन की मीनिंग ही रहती है कि आप अपने कंपनी में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम इन्वेस्ट हो। जब आपको लेवल सस्ता मिल जाएगा, मतलब मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, आपको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएगा उस कंट्री में, या वहां के जो टैक्स बेनिफिट्स है वो अगर आपको मिल जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो कंपनी है उसको प्रोडक्शन में बहुत कम कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिससे कंपनी रहती है या एमएनसी जो कंपनी रहती है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड रीजन। अब हम बात करेंगे थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन है कि एबिलिटी फॉर चीप लेवल। एबिलिटी ऑफ चीप लेवल की जो मीनिंग रहती है उसमें क्या रहता है, जो डेवलपिंग कंट्री रहती है या जो विकासशील कंट्री रहती है उसमें क्या रहता है कि वहां के जो पीपल रहते हैं वो मतलब स्किल्ड पर्सन तो रहते हैं, लेकिन वहां स्किल्ड पर्सन होने के साथ साथ उनका जो लेवल रहता है या उनकी जो मजदूरी रहती है, या एक प्रकार से हम उनकी सैलरी की बात करें तो वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। मतलब जो जब एमएनसी कंपनी में एक स्किल्ड पर्सन कम सैलरी में जब काम करता है तो उसमें क्या रहता है, एमएनसी कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और बहुत मदद मिलती है, जिससे जो एमएनसी कंपनी रहती है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे रीजन्स की। तो चौथे रीजन्स में यह है हाई प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की मीनिंग ये रहती है कि जो इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है या इंटरनेशनल जो ऑपरेट करती है कंपनी, उसमें क्या रहता है, सेल्स बढ़ेगा। सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंट्री रहती है उसके कंट्री के एडवांटेज भी मिलते हैं। अब कंट्री के एडवांटेज से क्या मीनिंग होती है कि जिस कंट्री में रॉ मटेरियल सस्ता होता है ना, देन इसके साथ क्या जो लेवल रहता है वो भी सस्ता मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और जो मतलब ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रहती है या जो अर्निंग के सोर्सेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत सारे सोर्स से अर्निंग होती है, जिससे क्या रहता है, जो एमएनसी कंपनी को हाई प्रॉफिट भी प्राप्त होता है और इसमें क्या रहता है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका पांचवा रीजन की, लेबर गवर्नमेंट पॉलिसी
की मीनिंग ये रहती है कि जो एमएनसी कंपनी रहती है उसको क्या रहता है, बहुत सारी कंट्री रहती है, वो अपने ओर अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करती है, एफडी अलाउंसमेंट देती है, उनको ऑफर प्रोवाइड करती है। जैसे ऑफर में क्या रहता है, एफडी अलाउंसमेंट प्रोवाइड करती है, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करती है, देन इजी बिजनेस लो प्रोवाइड करती है, जिससे क्या रहता है कि जो एमएनसी कंपनी रहती है उस देश की ओर अट्रैक्टिव हो, उस देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग करके वहां का प्रोडक्शन करे, जिससे वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है उस कंट्री की वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो, मतलब बढ़े, जिससे क्या रहता है, एमएनसी कंपनी जो रहती है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाती है। ठीक है, आई होप कि आपको रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एमएनसी कंपनी अंडरस्टैंड हुआ होगा। आई होप कि आपको रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एमएनसी कंपनी के रीजंस, मतलब एमएनसी कंपनी कैसे ग्रोथ करती है इसके कारण के बारे में आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में, मतलब बहुराष्ट्रीय निगमों का कौन कौन सा स्वरूप होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहला इसका फर्म है वो क्या है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो मीनिंग रहती है उसमें क्या रहता है, यह वह कंपनी होती है या वह एमएनसी कंपनी होती है जो क्या रहता है, एक देश से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि कई देश इसे एक सेम टाइम में इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं। इसमें क्या रहता है, जो डिसीजन मेकिंग रहती है वो अलग अलग कंट्री द्वारा की जाती है। देन इसमें जो कंपनी में जो मतलब उनकी जो पावर रहती है वो उनके यूनिट वाइज उनको पावर दी जाती है। मतलब हम ये बात करते हैं कि इसमें कोई भी कंपनी रहती है, एमएनसी जो कंपनी रहती है वो एक पर्टिकुलर किसी एक देश से ऑपरेट नहीं होती, बल्कि इसमें क्या रहता है कि बहुत सारी कंट्री सेम टाइम में एक कंपनी को ऑपरेट करती है या एक कंपनी में वर्क करती है। इसमें जो डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग रहती है, अलग अलग कंट्री अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन ले सकती है। इसमें क्या रहता है, यूनिट नीड के हिसाब से कंपनी को पावर या कंट्री को पावर दी जाती है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे इसके फर्म की बात करें तो ये क्या है, ब्रांच। अगर ब्रांच की बात करें तो इसमें क्या रहता है, जब कोई कंपनी, ठीक है, जब कोई कंपनी अपने मेन ऑफिस या हेड ऑफिस के कंट्रोल में, हेड ऑफिस के कंट्रोल में क्या रहती है, किसी अन्य कंट्री में अपने ऑफिस या अपने कंपनी ओपन करती है या ब्रांचेस ओपन करती है, जिसमें क्या रहता है कि इसमें जो कंट्रोल रहता है, जो कंपनी का कंट्रोल रहता है वो क्या रहता है, फुल कंट्रोल बाय हेड ऑफिस। मतलब इसकी जो कंट्रोलिंग पावर रहती है वो क्या रहती है, हेड ऑफिस के पास में रहती है। देन अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस में क्या रहता है, नो सेपरेट लीगल एंट्री। मतलब आपको किसी भी देश में कंपनी ओपन करने के लिए या ब्रांचेस ओपन करने के लिए डायरेक्ट परमिशन या डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जो हांगकांग एंड सिंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो कंपनी है, या जो बैंकिंग कॉरपोरेशन है, हांगकांग एंड सिंघाई बैंकिंग जो कॉरपोरेशन है उसकी क्या है, ब्रांचेस बहुत सारे देशों में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके तीसरे फर्म की। तो इसका जो तीसरा फर्म क्या है, सब्सिडरी। सब्सिडरी की बात करें तो एक प्रकार से सहायक होता है, मतलब सहायक कंपनी। अब सहायक कंपनी की बात करें तो इसमें क्या रहता है, जो जब पेटेंट कंपनी या जब कोई पेटेंट कंपनी फॉरेन कंट्री में एक नई कंपनी ओपन करती है या कंपनी बनाती है, जिसमें क्या रहता है, उसके 51% से ज्यादा शेयर क्या रहता है, पेटेंट कंपनी के रहते हैं, है ना। पेटेंट जो आपके पेटेंट कंपनी रहती है उसके 51% से ज्यादा शेयर रहते हैं। देन उसका जो कंट्रोल रहता है वो क्या रहता है, पूरा का पूरा पेटेंट कंपनी के पास में रहता है। देन अगर इसमें लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस में क्या रहता है, सेपरेट लीगल एंट्री आपको मिल जाती है। ठीक है, ये क्या रहता है, ये कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है, अब इसके जो फोर्थ फर्म की हम बात करते हैं वो क्या है, फॉरेन एफिलिएट। फॉरेन एफिलिएट की मीनिंग ये होती है कि जो आपकी कंपनी रहती है वह बिजनेस एंट्री होती है, जिसमें क्या रहता है, जो फॉरेन कंट्री में वो लोकल तो होती है, लोकल होती है, बट उसमें क्या रहता है, फॉरेन कंट्री के ओनरशिप या
उसके जो ओनरशिप या कंट्रोल में ऑपरेट होती है कंपनी। ठीक है, अब हम इसके फिफ्थ नंबर के फर्म की बात करेंगे। तो फिफ्थ नंबर का जो फर्म है क्या वो है एसोसिएट। एसोसिएट की बात करें, वह कंपनी होती है जिसमें जो पेटेंट कंपनी रहती है उसमें 20 से 50% शेयर होते हैं। बट उसमें क्या रहता है, जो पेटेंट कंपनी रहती है, पेटेंट कंपनी के सिग्निफिकेशन इन्फ्लुएंस होते हैं, पूरा कंट्रोल नहीं होता है, कुछ ही मात्रा में जो आपकी पेटेंट कंपनी है उसको कंट्रोल कर पाती है एमएनसी कंपनी को। ठीक है, आई होप कि आपको फर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।